नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आज की तारीख है 30 अगस्त और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हिस्ट्री का टॉपिक। हिस्ट्री में आज बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में बात होगी। और ये जो टॉपिक है ये पीसीएस के लिए, जब आपसे जीएस की बात होती है खास करके हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। इबादत खाना था, मुफ्त का अस्पताल, धार्मिक चर्चा स्थल, सूफी संगीतशाला, इनमें से कोई नहीं। मैं मिसलेनियस क्वेश्चन इसलिए रखता हूं जिससे कि आप ज्यादा अलर्ट होकर तैयार कर सकें, यहीं पे रट जाए। नहीं तो होता यह है कि एक लोग एक क्वेश्चन अगर सीक्वेंस से आते हैं तो आप लोग उसको दिमाग में दूसरे तरीके से बिठाते हैं। तो इसका पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक चर्चा स्थल, है ना। 1575 की बात है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया गया था, अकबर ने करवाया था। और अकबर ने जो ये निर्माण करवाया था, इसमें धार्मिक चर्चा आयोजित होती थी। बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को वहां पे हर धर्म के लोग बैठते थे और सभी धर्मों से संबंधित जो बातें होती थी उसमें सत्य की खोज की जाती थी कि क्या सत्य है किसी भी धर्म का, है ना। शेख अब्दुल नबी जो थे उनका अकबर बहुत बड़ा भक्त था और उनकी चरण पादुका अपने सिर पर उसने एक बार उठा ली थी। तो उन्हीं के प्रेरणा से फिर और धर्मों के लोगों की अच्छी बातों को स्वीकार करने के उद्देश्य से अकबर ने ये सारे काम किए थे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब्दुल लतीफ अकबर के गुरु थे और दूसरा है कि अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल की नीति पर आधारित थी। तो अब्दुल लतीफ की जहां तक बात है तो ये अकबर उनको गुरु मानता था और सुलह कुल की नीति ये धार्मिक नीति थी। अकबर की धार्मिक नीति जो थी वो सुलह कुल की नीति पर आधारित थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये दोनों सही बातें हैं। यानी सुलह कुल का मतलब क्या था? सार्वभौमिक समन्वय की बात करना, सार्वभौमिक सहिष्णुता की बात करना, है ना। और अकबर ने ये कुछ काम अब जैसे भी किए, वो दिखावे में किए, कैसे किए ये तो इतिहासकार ही बता पाएंगे गहन मंथन करके। लेकिन जैसे भी उसने किए ये काम वास्तव में अद्वितीय थे। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे अकबर को महान आप बता रहे हैं। अरे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, कई लोगों को बड़ा विरोध इस पे होता है। और महान, वास्तव में महान मतलब राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो फेज था वो एक गुलामी वाला ही फेज था, ऐसा कहेंगे। लेकिन खैर इन सब चीजों में आप मत पड़िए। लेकिन ये जो नीतियां थी इस पर प्रश्न आए तो आप जरूर करिए। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शासक ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया था? पहले क्या होता था, राजपूत राजा जो है वो अपने अपने सिक्के चलाते थे, लेकिन जब अकबर आया तो स्वयं के सिक्के चलाने का जो अधिकार उनका था वो छीन लिया। और हर जगह पे फिर क्या हुआ, शाही सिक्कों का प्रचलन कर दिया गया। शाही सिक्के का मतलब जो अकबर चलाएंगे, जो मुगल सम्राट चलाएंगे, वही सिक्के चलेंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। असत्य कथन आपसे पूछ रहा है। तो और दूसरा है, हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत राणा प्रताप के आक्रमण से हुई। और तीसरा है कि इस युद्ध में राणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए। एक ये भी फॉर्मेट है प्रश्न पूछने का, यहाँ पे लिखा रहता है असत्य कथन का चुनाव करें और यहाँ पे लिखा रहता है उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। तो इसमें सब सही है। 18 जून 1576 की बात है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1576 में 18 जून को। ठीक है। और इस युद्ध में मुगल सेना बहुत बड़ी सेना थी और राणा प्रताप की जो सेना थी वो छोटी सी सेना थी, 5000 लोग उसमें शामिल थे। तो वो आमने सामने आके भिड़ गई, आक्रमण हुआ, राणा प्रताप द्वारा भीषण आक्रमण हुआ और युद्ध की शुरुआत हुई। राणा प्रताप की सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब राणा प्रताप की जो सेना थी वो छोटी भले थी लेकिन लड़ी अच्छे से। ठीक है। फिर राणा प्रताप घायल हुए, मैदान छोड़कर चले गए। और चेतक जो उनका था घोड़ा, उसकी भी मृत्यु इसी में हो गई थी, है ना। और मुगल सैनिकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी इसमें सामना करना पड़ा। राणा प्रताप ने अपने राज्य के अधिकांश भाग पर फिर से अधिकार किया। तो ये हल्दी घाटी का पहला युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है, मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो ऐसे शुरू हुआ। शुरुआती दौर में ऐसे इसकी घटनाएं थी कि शुरुआत हुई महाराणा प्रताप की तरफ से। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये तो डायरेक्ट डेट ही आपसे कई बार पूछी जाती है और ऐसी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंफ्यूजन भी उसमें खूब होता है।
और अब ये तिथि भी देने लगा है, पहले सन से काम चल जाता था। तो 5 नवंबर 1556, है ना, जनवरी और नवंबर दोनों दे दिया जाए तो कैसा होगा। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान बादशाह था आदिल शाह, है ना, तो उसका एक सेनापति हुआ करता था हेमू। तो हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। देखिए यहाँ पर यह स्पष्ट है, आदिल शाह सूर का योग्य सेनापति हेमू था, और ये आदिल शाह था, ये अफगान बादशाह था, आदिल शाह जो था अफगानी बादशाह। और इसी हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ। हेमू की सेना विशाल शक्तिशाली थी और अपने पराक्रम के बल पर उसने अकबर की सेना को हरा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय क्या हुआ, हेमू की आंख में लास्ट में तीर लग गया, और हराने की भी वो कगार पे पहुंचा था, घोषणा नहीं हुई थी, तब तक तीर लगा, और तीर लगने से पूरा हेमू का नेतृत्व जैसे हटा वहां से, भगदड़ मची, और अकबर की सेना ने हेमू को कहा आओ बेटा अब बताते हैं तुमको, और बंदी बनाया। अकबर द्वारा फिर हत्या नहीं की गई उसकी, कि भाई अकबर थोड़ा सा सोचता भी चाहता था कि अब इसको ऐसे आंख फूट गई ऐसे पकड़ा गया, लेकिन बाद में उसका एक बैरम खां था। ये सब क्लास में मैंने डिस्कस किया है, सफलता वाली क्लास जो है, और भी जो क्लास वैसे भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उनको। तो बैरम खान ने कहा कि बेटा हम तो नहीं छोड़ेंगे तुमको, तो बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। अगला जो प्रश्न है कि अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। अकबर का जन्म अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। हम उल्टा चल रहे हैं, अकबर तक हमको आना ना, बाबर हुमायूं अकबर, तो हम पहले अकबर डिस्कस कर रहे हैं, फिर हुमायूं करेंगे, बाबर, है ना, हर तरीके से आपका सब तैयार हो जाए। तो अकबर ने जो पहला इसके बारे में स्टेटमेंट है, अकबर ने नहीं, तो 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था, ये सही बात है। और जब हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था, तो कब किया था हुमायूं ने, जब नहीं, हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था। वेन हटा दीजिए यहां से, जब हटा दीजिए। और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, और उसकी माता का नाम माहम अनगा था। ये माता पिता का नाम भी पूछा जाता है ना। और अगला है कि अकबर का पहला विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया के साथ हुआ था, तो ये भी सही है। अब इसमें आप आइए, अकबर का जो जन्म हुआ वो अमरकोट में हुआ, और अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया, ये भी सही है। जलालुद्दीन मोहम्मद उसका नाम था। उसका पिता हुमायूं था और उसकी माता हमीदा बानो थी, न कि माहम अनगा थी। माहम अनगा तो उसकी धाय माता थी, उन्होंने उसको पाला था, उसकी वैसे रियल मदर नहीं थी वो, है ना, ब्लड मदर वैसे नहीं थी वो, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सी वाला गलत हो जाएगा, वहां से जब हटा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, हुमायूं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ना। अब हम अकबर से हुमायूं की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हुमायूं से फिर बाबर की तरफ चलेंगे। 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। हुमायूं पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा था, और बाद में लड़खड़ा के ही उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और दूसरा है कि हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है। अगला है कि हुमायूं की कब्र का निर्माण, सॉरी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला है कि हुमायूं की कब्र का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। तो शुरुआती बातें तो सही है, लेकिन अंतिम बात जो दिया हुआ है, अंतिम बात जो दी हुई है, निर्माण अकबर द्वारा इसके मकबरे का करवाया गया, तो ये गलत है। इसकी कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है। मिर्जा गियास बेग इसका वास्तुकार था, जिसने इसको बनाया था। और ये उसकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं की ये कब्र को बनवाया था, हुमायूं को अमूल्य भेंट दिया था, ठीक है। और ये मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, तो ये ध्यान रखना, हुमायूं टर्म, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, तो ये ध्यान रखना, 1556 में ये मरा, मिर्जा व्यास बेग ने इसकी कब्र को बनाया, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया, और ईरानी संस्कृति से यह प्रभावित है। दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मरा था। सरहिंद का युद्ध अफगान सेना और मुगल सेना के बीच में हुआ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि सरहिंद के युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। 1555 की बात है, अफगान सेना और मुगल सेना के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। अफगान सेना 1555 ऐसे याद रखना, दोबारा भूलेगा नहीं आपको। अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूर कर रहा था, और मुगल सेना का नेतृत्व वही बैरम खां कर रहा था। और इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं जब दोबारा बैठता है,
तो उसी के पश्चात बैठता है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलग्राम का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके किसके बीच हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध जो है ये मुगल बादशाह उस समय हुमायूं हुआ करता था और सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह, उसी के बीच में 1540 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ था। और इसी 1540 से फिर 1555 तक वो भगोड़े की तरह रहा, है ना, छोड़ गया यहाँ से, भारत छोड़ गया और भारत छोड़ के चला गया। फिर जब दोबारा ये वाला जो युद्ध होता है बिलग्राम सरहिंद का युद्ध, सरहिंद के युद्ध में जब वो अफगानी सेना को हराता है, अफगानी सेना पराजित हो जाती है, तब फिर से वो आता है। तो ये वाला जो युद्ध है बिलग्राम का युद्ध, ये होता है हुमायूं और शेरशाह के मध्य में। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और हुमायूं की माता का नाम माहिम बेगम था और हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। तीन ये स्टेटमेंट है। हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में पैदा हुआ और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी माता का नाम माहिम बेगम था। ये भी बात सही है। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं जब 18 साल का था तो युद्धों में वो पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था, युद्ध में जाता था, लड़ता था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की जब मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु के पूर्व ही उसने हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त करते समय उसने एक बात ये भी कही थी कि अपने भाइयों का ख्याल रखना। तो भाइयों का इसने ख्याल भी रखा, अलग अलग स्टेट सबको दे दिए थे, अलग अलग स्टेट में सब लोग अपना शासन पासन करते थे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है उस समय भी ऐसा होना, क्योंकि उस समय तो गद्दी के लिए लोग कुछ भी कर डालते थे। अगला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चुनाव कीजिए। बाबर ने भारत पर 14 वर्षों तक शासन किया। और दूसरा है कि बाबर का मकबरा काबुल में बना है। बाबर ने मुबियान नामक एक पद्य शैली का विकास किया और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। कहां हुई? आगरा में। ये भी ध्यान रखना, बाबर 14 वर्षों तक शासन नहीं करा था। बाबर 1526 में बैठता है, 4 साल तक ये रहता है और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। केवल 4 साल, 14 साल नहीं। ठीक है ना, तो 14 साल तक शासन नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ये जो है 14 साल तक शासन नहीं करता, ये केवल 4 साल तक शासन करता है। और बाबर जब मरता है तो उसके बाद में कौन आता है? बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, ये तो पता ही होगा। बाकी ये बातें, मुबियान नामक पद्य शैली की भी इसने रचना की थी। बाबर की इच्छा थी तो उसको काबुल ले जाया जाए, वहां दफनाया जाए, वहां पे मकबरा उसका बनाया गया। उसकी आत्मकथा के बारे में एल्फिस्टन कहता है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है ना। तो आत्मकथा जो उसकी है इसके बारे में, बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो शव था उसको आगरा के आराम बाग में रखा गया था, लेकिन बाद में बाबर की क्योंकि इच्छा थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए तो ले जाया गया वहां से। तो मुबियान नामक पद्य शैली और रिसाल ए उसज की रचना भी उसने की। खते बाबरी भी इसको कहा जाता है, रिसाल ए उसज की, तो उसज को। तो ये ध्यान रखना आप, इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और दूसरा है कि घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को बाबर ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। बाबर के साम्राज्य में पंजाब का क्षेत्र कभी शामिल नहीं रहा और है बाबर का साम्राज्य बदखां से बिहार तक था। अब इतना लंबा साम्राज्य फैला है तो पंजाब काहे नहीं शामिल रहेगा? पंजाब तो उसमें रहेगा ही, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि पंजाब उसमें शामिल नहीं रहेगा। काबुल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये पूरा बिहार, ये सब इसमें शामिल थे। तो यही इसमें गलत हो जाएगा। बाकी इतने फैक्ट दिए हैं, इनको सब अलग 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 प्रश्नों के लिए आप तैयार कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया था बाबर ने, ये घाघरा के युद्ध में। महमूद लोदी इसका नेतृत्व कर रहा था। फिर बाबर जब ये जीत लेता है तो उसका अस्थायी अधिकार हो जाता है ना। तो अस्थायी रूप से अधिकार ये हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। जिहाद, जिहाद का नारा। और बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी, योद्धा एवं धर्म प्रचारक, इसका दोनों मतलब होता है। गाजी का मतलब आपसे पूछा जाए कि योद्धा है कि धर्म प्रचारक है, तो दोनों हो जाएगा। इसकी उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों बातें सही है, दोनों की दोनों बातें ये सही हैं। राजपूतों के विरुद्ध बाबर जब लड़ा तो उसमें खानवा का युद्ध जो है, ये बाबर, खानवा का युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय ही था कि हम भारत में रहेंगे। तो राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा जो खानवा का युद्ध लड़ा गया वो यहाँ रुकने का एक कारण था। राणा सांगा और बाबर के बीच में आगरा में 40 किलोमीटर लगभग आप जाएंगे आगरा से तो खानवा नामक स्थान पड़ता है। वहीं पे 1527 की बात है, ये लड़ा गया युद्ध। और राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदिनी राय, ये सब पार्टिसिपेट किए और बाबर भी आया। तो बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध नाम दे दिया इसका। उसी जिहाद क्या है, आजकल जो आतंकवादी नाम लेते हैं कि हम जिहाद, इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, धर्मयुद्ध बताते हैं कि जो वो लोग कर रहे हैं। तो जिहाद यानी कि इस्लाम की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध का नारा ये बाबर ने दिया था। और मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर भी समाप्त कर दिया था कि तमगा अब नहीं लिया जाएगा, जिससे कि लोग लड़े मेहनत करके कि ये धर्म युद्ध है, बाबर के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। और जब बाबर फिर खानवा का युद्ध जीत जाता है तो गाजी, एक तो धर्म के लिए बताया था जिहाद, तो धर्म प्रचारक जिसका अर्थ होता है, और लड़ा था योद्धा था तो योद्धा और धर्म प्रचारक दोनों जिसका अर्थ होता है गाजी, इसकी उपाधि धारण की। किस मुगल शासक को कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर किसको कहा जाता है? कलंदर, जब पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर की बात हो रही है, तो पानीपत का युद्ध जब बाबर ने जीता तो काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का इसने दान में दिया। और चांदी का जब सिक्का इसने दान में दिया यानी कि उदारता दिखाई, तो उदारता के कारण इसको लोगों ने कलंदर की उपाधि दे दी। चांदी का शाहरुख, और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था इसने, बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख चलाया था। तो ये बाबर ही है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। तो ये दो चीजें और आपसे पूछी जा सकती है कि चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम और दूसरी ओर बाबर का नाम उपाधि लिखी रहती थी। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का एकमात्र कारण कुशल सेनापतित्व था। एकमात्र कारण ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। ये दो स्टेटमेंट है। एकमात्र कारण कुशल सेनापतित्व तो आप नहीं कह सकते हैं। बाबर की विजय के कई कारण थे, तोपखाना भी उसका कारण था, कुशल सेनापतित्व भी उसका कारण था। आप केवल यहाँ पे लगाए तो ध्यान दीजिए, एकमात्र कारण, केवल एक कारण ऐसा नहीं था। दो, इसका केवल दो सही हो जाएगा। और इसमें जो पानीपत का जब युद्ध हुआ तो तोपखाने का प्रयोग हुआ, उस्ताद अली और मुस्तफा खां, ये तुर्की अधिकारी थे, ये इसके तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। ये बातें बिल्कुल सही है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, इसको कहते थे तुलगमा युद्ध पद्धति, और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि जिसको कहते थे या उस्मानी विधि कहते थे, उसको प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोपों को रखकर चलाने की विधि को उस्मानी विधि कहा जाता था। दो गाड़ियों के बीच जगह रख के, और ये विधि होती थी उस्मानी विधि, इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ इसका प्रयोग किया था, तो उस्मानियों ने किया था तो उस्मानी विधि हो गई। एक थी तुलगमा पद्धति, तो उज्बेकों से ये मिली थी। और बाबर तोपखाने का नेतृत्व, जो बाबर के तोपखाने का नेतृत्व था वो उस्ताद अली और मुस्तफा खां, यूपीएससी ने पूछा है ये प्रश्न, तो वो योग्य अधिकारी तुर्की के थे जो लोग कर रहे थे। तो ये सम्मिलित कारण था, केवल कुशल नेतृत्व ही नहीं था, इस कारण से जीता था ये। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था। पानीपत विजय जो थी वो उसके पहले आक्रमण नहीं किया था कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचिए आप। बाबर ने भेरा किले को जीतने में सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो और दूसरा है कि बाबर ने भेरा किले को जीतने में सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया। तो बाबर पानीपत विजय से पहले भी 4 बार आक्रमण कर चुका था, पानीपत विजय उसका 5वां आक्रमण था।
है ना, बाजोर पर किया था। 1519 की बात है, पहला आक्रमण उसने किया था। और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीता था, भेरा का किला जो जीता था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उसने सर्वप्रथम बारूद का जो प्रयोग किया वो भेरा के किले में किया था, तोपखाने का प्रयोग किया था, तो या बारूद का प्रयोग तो यही किया था। तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 1519 में बाजौर पर उसने आक्रमण कर दिया था और उसी में तोपखाने का प्रयोग भी किया था। ये अलग से प्रश्न आपसे बन सकता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में निम्नलिखित में से किसका जिक्र किया है? बंगाल दिल्ली के मुस्लिम शासकों, मेवाड़ एवं विजयनगर के हिंदू शासकों और गुजरात एवं बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों। और इनके जिक्र करने का मतलब आप समझिएगा कि यहाँ यहाँ तक इसका विस्तार था, कहीं ना कहीं युद्ध हुए थे, है ना। इन लोगों को इसने हराने की कोशिश की थी, इन क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश की थी। बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी राज्यों के शासक, ये सब दो हिंदू शासक, उसमें मेवाड़ और विजयनगर के, इन सब का उल्लेख इसने किया। बाबरनामा विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय के बारे में भी बात करती है। कृष्णदेव राय समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली उस समय राजा था, ठीक है। तो उसके बारे में भी इसमें जिक्र है। तो ये प्रयास थे उसके, जहां जहां के बारे में वो जानता था। आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, आज अगस्त का एंड है, तो आज आपको डेली 30 का पैनल मिल जाएगा। और सितंबर में भी डेली 30 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं बीच में छोड़ना नहीं इसको चाहता हूँ। और जितने लोग इसमें जुड़े हैं उन लोगों का प्रीलिम्स पास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस वो मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस और कर लीजिए, आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह आप कर लीजिए। और बाकी जो चीजें हैं वो हाँ, आज इसका पैनल बन जाएगा। और सितंबर, अगस्त हो ही गया सितंबर के नाम से, तो सितंबर का उसमें आप लोग अब देखिए इसमें कितने लोग चाहते हैं, क्या है, कैसे है, देर रात तक या कल इसका पैनल मैं बना दूंगा। कुल मिला के परसों से इसका वो चालू हो जाएगा, ये मैंने सोचा है। क्योंकि मैंने छोड़ दिया है, अब इसमें लोग रुचि लें या न लें, मुझे करना है तो करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इसमें आए या ना आए। बाकी सुविधाएं जो है वो मैं जो देता हूँ वो ऐसे ही रहेंगी। क्योंकि अब कई लोगों ने मुझसे ऐसे कहा कि सर आप पैसे के पीछे, पैसे की बात ना तब थी ना अब है, लेकिन सब कुछ आपसे मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। मैंने बहुत चीजें आप लोगों से बताई, लेकिन आप लोग उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या समझ के ना समझ बन रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन कुल मिला के ये सितंबर का जो डेली 30 है, उसका जो लोग चाहेंगे, रुचि जिनकी होगी, वो लोग IAS प्रेप अकेडमी पर जाके उसको, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ, उसको सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। और प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, जो सही से इसको फॉलो करेगा। कैसे रुकेगा, प्रश्न कहां से आएंगे? बस ये है कि आप उसको डायमेंशंस ओपन करके पढ़ते रहिए। भारत में मुगल सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का कभी कभी नाम आपसे पूछ लिया जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ वैसे बाघ होता है, इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। और ये बड़ा पराक्रमी था, निर्भीक था, तो इसलिए इसको बाबर कहा गया, जहीरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है। बाघ की तरह पराक्रम वाला, इसका नाम इसीलिए रखा गया। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके तो बीच में हुई, कौन जीता कौन हारा, इस पे बनाया गया है प्रश्न। तो इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर इसमें जीता था। इब्राहिम लोदी हारा, बाबर जीता। 1526 ईस्वी की बात है, और बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। और यहीं से मुगल राजवंश की स्थापना हुई। 1526 से 1530 तक फिर बाबर रहा। और फिर मुगल राजवंश में 19 शासक हुए, इनमें से प्रथम 6 शासक महान मुगल सम्राट कहा जाते हैं। उसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यह क्रम है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1526 से 1530 तक बाबर, फिर हुमायूं 2 बार रहा है, 1530 से 40 तक, फिर 55 से, और आगे 55 से आगे रहा है ये 55 से 56 तक थोड़ा ही समय रहा है। 56 से 605 तक सबसे ज्यादा समय रहेगा अकबर का। तो इस तरीके से क्रम याद करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाबर का पैतृक राज्य फरगना था और बाबर ने काबुल को जीतने की कोशिश की लेकिन जीत नहीं सका। ये 2 स्टेटमेंट है। तो बाबर ने काबुल को कोशिश की थी, फरगना का ये पैतृक राज्य इसका था, वहां का रहने वाला था, और ये जीता भी था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जीत गया था, है ना। तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य विघटित हो गया और उसमें अनेक छोटी मोटी शक्तियां उदय हुई। तो उसमें तैमूर वंशजों में, उसी में जो शक्तियां थी उन्हीं में से एक बाबर भी तैमूर वंशजों में हुआ था।
और फरगना का ये रहने वाला था। उज्बेक शासकों से लंबा संघर्ष भी इसने किया, फिर तो फरगना से इसको निकाल दिया गया। तो काबुल को 1504 में इसने जीत लिया और उसके बाद कंधार और समरकंद को भी जीता। तो बाबर जो था ये काबुल भी जीतता है, कंधार भी जीतता है, समरकंद भी जीतता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। फिर उसके बाद में ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रस्थान करता है और आ जाता है भारत। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। आज के करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी क्या है? व्हाट इज सीबीडीसी? तो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व मुद्रा होती है या एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है या सेंट्रल बैंक की विशेष मुद्रा है, क्या है? तो एक प्रकार की ये वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा है। आरबीआई के जो गवर्नर इस समय है वो कौन है? शक्तिकांत दास। 2021 दिसंबर तक अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कार्यक्रम ये अभी शुरू करने जा रहे हैं, इन्होंने घोषणा किया है। शक्तिकांत दास। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको जानना चाहिए। अब इतने छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कब स्थापना हुई थी? 1935 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आरबीआई चरणबद्ध तरीके से अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये वर्चुअल करेंसी होगी और डिजिटल मुद्रा के विभिन्न पहलुओं का ये अभी अध्ययन ये कर रहा है। और ये जो डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी होगी ये सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाती है और ये करेंसी पेपर करेंसी नोट का डिजिटल वर्जन होती है, भाई इतना आप समझ लीजिएगा, और कोई बैंक इसको जारी नहीं करेगा। और ये जो करेंसी होगी ये दुनिया के कई देशों में विकसित की जा रही है, उसमें भारत भी यह प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं कि भारत कोई अकेला है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? और इनका नाम है अवनी लेखारा। पैरा ओलंपिक जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 चल रहा है उसमें अवनी लेखारा ने पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है और भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, मतलब पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली, अभी तक उन्होंने किसी ने जीता ही नहीं था। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने जीता है। 8 नवंबर 2021 को जयपुर में जन्म हुआ था इनका, राजस्थान की है ये, और वे राइफल एक राइफल शूटर है जो वर्तमान में विश्व में 5वें स्थान पे इनका क्रम आता है पूरे विश्व में देखा जाए तो। विश्व स्तर पर इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर की रहने वाली हैं, 10 मीटर एयर स्पर्धा में इन्होंने जीता है। अवनी लेखारा पहला स्वर्ण पदक गोल्ड जीत लिया है। हाल ही में सुर्खियों में चल रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? व्हाट इज हिंदुस्तान 228? तो हिंदुस्तान 228 देश का पहला विंग सिविल वायुयान है, देश का पहला विंग सिविल वायुयान है। एचएएल ने इसको बना डाला है, एचएएल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के एचएएल की। और 19 सीटर है जिसका उपयोग हवाई निगरानी, आपात सेवा, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, भूस्खलन हो गया है ना, तो फोटो वीडियोग्राफी सब कुछ करने में सक्षम, 19 लोगों को ले जाने में सक्षम है ना। तो ये जो हमारा डीजीसीए है यानी कि नागर विमान महानिदेशालय, तो नागर विमान महानिदेशालय से टाइप प्रमाण पत्र इसको अभी मिल गया है और हाल ही में इसका लो स्पीड ट्रायल भी शुरू हुआ है। ठीक है, उड़ान योजना जो चल रही है उसी के तहत इसका निर्माण भी किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत देश का पहला हिंदुस्तान 228 देश का पहला विंग सिविल वायुयान बनाया गया है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। और ये जो वायुयान है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है भारत की। अगला जो प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा देशद्रोह को एक अपराध के रूप में परिभाषित करती है? तो हाल ही में भी क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन पर उनकी अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण का बचाव करने की टिप्पणी के बाद देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। तो देशद्रोह का मुकदमा भारतीय दंड संहिता 124 ए के अनुसार देशद्रोह को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। कहा है कि किसके अनुसार? 124 ए के अनुसार। तो ये कंटेस्ट भी याद रखिएगा, शफीकुर रहमान वर्क ये सपा से हैं और कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लिखित मौखिक या सांकेतिक रूप से घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयास अगर उस करता है तो 124 ए के तहत उसको देशद्रोह के तहत
उस पर कार्रवाई की जाएगी और एक अपराध के रूप में इसको माना जाता है और एक गैर जमानती अपराध है ना। और देशद्रोह के अपराध में कम 3 साल से लेकर उम्र कैद की तक की सजा हो सकती है। नौकरी, अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसकी नौकरी से उसको रोका जा सकता है। और अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्र है, आवश्यकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब देशद्रोह अगर वो करता है तो उसको रोका भी जाता है। जैसे हमारे यहाँ अधिकार दिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ निर्बंधन भी है ना, कुछ उनको रोकने की भी कोशिश की गई है। प्रत्येक नागरिक को भाषण देने, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तो दे दी गई, लेकिन अब नागरिक बोल के क्या बोल देता है, ऐसा नहीं कि आप खुलेआम किसी को खड़े होकर रोड पे गाली देने लगेंगे, गवर्नमेंट को करने लगेंगे। अनुच्छेद 19(1) में अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में सदाचार, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा के आधार पर उसमें तुरंत युक्त प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो देशद्रोह की जो कानूनी धारा 124A है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन आरोपित करती है कि है ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप आइए हमारे पास बैठिए, लेकिन हमको गरियाएंगे थोड़ी ना, गरियाएंगे तो हम भी फिर कुछ करेंगे, चटकनम मुख भंजनम। हाल ही में एनएसजी कमांडो द्वारा किए गए आतंकवाद विरोधी अभ्यास का नाम क्या है? तो एनएसजी कमांडो द्वारा जो ये अभ्यास किया गया है, इसका नाम है गांडीव। एनएसजी द्वारा वार्षिक अभ्यास है और उसका ये तीसरा संस्करण है। 22 अगस्त को शुरू किया गया, सप्ताह भर चला, 28 अगस्त तक। महाभारत में अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम गांडीव था। आतंकवादी हमला हो जाए, किसी विमान का अपहरण कर लिया जाए, बंधक बना लिया जाए, तो कमांडो बल काम आते हैं। तो उन्होंने वैलिडेट प्लानिंग पैरामीटर्स के तहत इस पूरा अभ्यास किया। यह आतंकवाद विरोधी अभ्यास था और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गांडीव। 1984 में आतंकवादी और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए एनएसजी का गठन किया गया था। एनएसजी का गठन उस समय किया गया था और एक संघीय आतंकवाद विरोधी बल के रूप में इसको गठित किया गया था। वर्तमान में कम से कम 13 उच्च जोखिम वाले वीवीआईपीज को सशस्त्र सुरक्षा कवर ये एनएसजी देता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है। तो क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट भारत का पहला कौन सा है, ये प्रश्न है। तो ये है क्यू सिम, क्यू फॉर क्वांटम और सिम ये लगा दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, एमआईटी जिसको बोलते हैं, MEITY, तो उसने भारत का पहला अभी क्यूसिम यानी कि क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया है। अब ये जो टूलकिट है, इसके बारे में बात करें तो ये क्वांटम कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने का एक बढ़िया उपकरण साबित होगा, है ना। और ये टूलकिट IIT रुड़की, सीडेट और IISc बैंगलोर, ये सब संस्थान आपसे पूछे जाते हैं, सब याद कर लीजिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के वैज्ञानिक, सीडेट के वैज्ञानिक और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको तैयार किया है। वित्त पोषण MIT ने किया है। टूल किट जो है ये क्या करेगा, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अब रिसर्च होगा, शोध होगा, वो आसान हो जाएगा, लागत प्रभावी हो जाएगा। क्वांटम कोड लिखने, डिबग करने, है ना, क्वांटम एल्गोरिथम विकसित करने, यानी कि क्वांटम के क्षेत्र में जितना क्वांटम डेवलपमेंट होना था कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसको आसान बनाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छात्रों और यूजर्स को वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग का कौशल हासिल करने में यह मदद करेगा। याद रखना, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत के नेतृत्व में मनाया जा रहा है और 2023, ये वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनका नाम याद रखना। और ये ICAR द्वारा इसका भी इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ICAR इसको मनाएगा, ठीक है। और इस साल कृषि के लिए बजट को बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ रुपए किया गया है और 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। बाजरा पे जो अभी तक इस साल का जो खरीफ फसलों का मूल्य बढ़ाया गया है, तो उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भी इसी में की गई है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। बाजरा की खेती बड़ी लाभदायक, लेकिन बाजरा कहाँ कोई उगाता है? ब्रिक्स राष्ट्रों ने हाल ही में किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? यानी कि ब्रिक्स राष्ट्र विरोध कर रहे हैं, तो किस संघ ने इसको कार्बन सीमा कर को प्रस्तावित किया था? यूरोपियन यूनियन ने अभी क्या किया था, यूरोपियन यूनियन ने प्रस्तावित कार्बन
सीमा कर अभी मतलब प्रस्तावित किया था, उसका ब्रिक्स राष्ट्र विरोध कर रहे हैं। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ है इस समय, उसने कार्बन इंटेंसिव गुड्स के आयात पर सीमा कर लगाने का निर्णय लिया था। यानी कि कार्बन इंटेंसिव जो गुड्स होंगे, अगर वो इंपोर्ट किए जाएंगे तो उसमें टैक्स लगाने की बात हुई थी, और 2026 से इसको लागू करने की बात। तो ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्रिक्स में ब्राजील है, रूस है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है। तो इसने इसका विरोध कर दिया। तो ये इम्पोज किसके द्वारा करने की बात हो रही थी? ईयू के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने, अब जैसे आपसे यहां से यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना ही चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? है ना, नीदरलैंड में हुआ था, मास्टिसन में 1 नवंबर 1993 की बात है, यूरोपियन यूनियन जब आया था। ठीक है, और यूरोपीय यूनियन में इसमें कितने सदस्य हैं? जैसे 27 सदस्य अभी हमने बात की, ये सब भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। किस देश ने फैसला सुनाया है कि 996 की ओवर टाइम प्रथा अवैध है? अब ये कौन सा देश है ऐसा करने वाला, ऐसा फैसला सुनाने वाला? तो अभी चीन की सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने एक घोषणा की, उसमें कहा 996 का ओवरटाइम अभ्यास सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक का काम करना ये अवैध है। 12 घंटे, ये 6 फॉर सप्ताह में 6 डेज, और 9 to 9 यानी कि मॉर्निंग में 9 AM to 9 PM। यहाँ पे तो 8 घंटे आप ड्यूटी लीजिए, फिर हालत खराब हो जाती है। ऑफिस में जो लोग बैठते हैं फिर वो यही होता है कि नहीं, दिक्कत है। और वहां पे ऐसा कई चीनी जो फर्म है वो मतलब ये 12 घंटे की ड्यूटी बिल्कुल नॉर्मल मानती है ना, ओवर टाइम कराती है। तो अभी इसको अवैध करार दिया गया है ना। और उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक अधिकारवादी व्यवहार इसको कहा गया है, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर। एक चीज आपने देखा है, चाइना इधर कई ऐसे फैसले कर रही है जिसमें लग रहा है कि हाँ, चाइना कुछ अपनी नीतियां बदल रही है, चाइना कुछ चेंज कर रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो अब मतलब अभी तक वो पैसे के लिए सब कुछ, लेकिन अब थोड़ा सा मानवतावादी रुख अपनाने का प्रयास वहां चल रहा है। तो ये इसको माना गया है। तो ये चीन में हुआ है कि ये ओवर टाइम प्रथा अवैध है, वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है। जो लोग जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 63072812 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और ये सब अवेलेबल है आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर। 1 से 15 सितंबर तक हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर की, तो उसको आप ज्वाइन करिए, काफी फायदेमंद आपके लिए रहेगा। और उसमें 40 क्वेश्चन जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं, करंट अफेयर सहित। अंतिम प्रश्न है, बीएच सीरीज जो हाल ही में चर्चा में रही किस क्षेत्र से संबंधित है? बीएच सीरीज, बीएच सीरीज क्या है? ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अभी भारत श्रृंखला, जो बीएच सीरीज का मतलब बीएच फॉर भारत, तो नामित वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो बीएच पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को पंजीकरण चिन्ह प्राप्त करने की आवश्यकता फिर नहीं होती है। और ये जो नया पंजीकरण घोषित हुआ है, तो ये निर्बाध हस्तांतरण हो सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, नहीं तो अभी आपको ट्रांसफर कराना पड़ता है स्टेट लेवल पे। तो इस कारण से अपने मतलब मालिकों को पूरा जब ये करना होता है, ये पूरा मतलब उन वाहन मालिक जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपना वाहन दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, तो उनके लिए भारत में अपने निवास को भी स्थानांतरित करना पड़ता है, दिखना पड़ता है कि हम वहां रहने वाले, मतलब बिना एड्रेस के नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन लखनऊ में कराना है, तो यहाँ को कोई लोकल एड्रेस की आराफ करके देना पड़ता है कि हम वहां पे रहते हैं, वहां पे हम किराए पे रहते हैं, इस तरीके से। देखिए सब होता रहता है। तो अब ये बीएच सीरीज, भारत सीरीज इसमें राजी होने जा रही है। आपको कैसा लगा डेली 30? और सितंबर के डेली 30 में जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है वो लोग इनरोल कर लेंगे अपने को। आज देर रात तक ये बना दिया जाएगा, कल ये रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद में फिर स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से। थैंक यू सो मच।